वेरी गुड मॉर्निंग। बाय द वे सर, कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कि सर चैप्टर नंबर 1 के और कितने सेशंस बनने वाले, कोई रिकॉर्ड बनाने के मूड में हो क्या? नहीं, मैं कोई रिकॉर्ड बनाने के मूड में नहीं हूँ। मैं प्योरली अपने मूड के बेसिस पे जाता हूँ एंड तुम्हारा मूड थोड़ा बहुत देख के मुझे आगे डिसाइड करना होता है कि मैंने कितने आगे जाना है कोई पर्टिकुलर सेशन को लेके, है ना। अच्छा, बाय द वे आज का सेशन शुरू करने से पहले ये सेशन हमारा चैप्टर नंबर 1 के रिलेशन में माइट बी लास्ट सेशन हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पे जितना मुझे कवर अप करना है वो कवर अप करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है ना। क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस है 30 या 35 मिनट से ज़्यादा मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। क्वाइट ऑब्वियस है अगर ये 30-35 मिनट्स में हमारा लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है तो माइट बी ये हमारा लास्ट सेशन होगा। ओके चलो, बाय द वे यहाँ की बात ना करते हुए, लॉकडाउन 3 दिन का है। यस, बैक टू बैक लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। सर लेक्चर की स्पीड बढ़ाओ, मैं स्पीड बढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। क्वाइट ऑब्वियस है आई एम वेरी मच क्या कहते हैं कंसर्न कि आप कितना ज़्यादा ब्रशअप कर रहे हो एंड कितना इजीली कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते जा रहे हो। अकॉर्डिंग टू दैट मेरा स्पीड डिसाइड होता है। ठीक है चलो, बाय द वे आज जो पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, मैं हूँ चैप्टर नंबर 1 दैट इज विद रिगार्ड टू ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। एंड यहाँ पे मैं जो आज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो है पेज नंबर 1.75। मॉड्यूल सबके पास है, सामने रखना एंड बैक टू बैक कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाला हूँ। बहुत ईजी गोइंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बस पॉइंट इतना ही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। स्टिल हमारे सिलेबस का ये पार्ट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अच्छे तरीके से गो थ्रू करो। ठीक है, तो पेज नंबर 1.75 पे चले आना। वहाँ पे कंटेंट है 1.9 रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। मिला क्या? अब सुनो, अब यहाँ पे जब मैं ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो क्वाइट ऑफ से बहुत से लोगों के माइंड में आया होगा कि सर यहाँ पे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा कोई रोल डिस्कशन में आ ही नहीं रहा। तो यस, तो यहाँ पे हम लोग ऑडिटर्स रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। डायरेक्टर्स रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप चले जाओ पेज नंबर 1.75, वहाँ पे एक बड़ा सा हेडिंग होगा। एक पहला हेडिंग, मेन हेडिंग है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। उसमें सबसे पहला आएगा कंपनीज एक्ट 2013। मिला के ढूंढ लो, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1.9.1 पे हूँ। मिला? देख लो एक बार, मिला? चलेगा। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। हाय सर, आईटी में है, बीच में सा भी आ गया, मतलब ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यस, कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा है। अरे जो भी है जाने देना, हमें उससे क्या लेना देना। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है वैसे वैसे ग्रैब करते चलो, आगे बढ़ते जाओ, है ना। सिंपल फंड रखो, ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ओके चलो ऊपर देखो। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि ये लोग जा रहे हैं डायरेक्ट कंपनीज एक्ट के ऊपर, कंपनीज एक्ट 2013। एंड यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शंस बैक टू बैक डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 134 है आपके मॉड्यूल में, चेक करो, ढूंढ लो। सेक्शन 134 होगा एंड नीचे में 143 होगा, है ना। सेक्शन 134 एंड सेक्शन 143 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ने के टाइम पे, लेकिन पता नहीं आईसीआई की ये पर्टिकुलर सेक्शंस पे नज़र नहीं जा रही या फिर इनको ये चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक के इसके ऊपर एग्जाम में कोई फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आए, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट हो जाता है। सर हमारे अटेम्प्ट में नहीं आता तो क्वाइट ऑफ से अगले अटेम्प्ट वालों को बोल देना कि आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है एंड माइट भी आपके अटेम्प्ट में आ जाए। ठीक है चलो ऊपर देखो। अच्छा, बाय द वे डिटेल में जाने से पहले एक रॉ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ सो दैट आपको एक बात मिल जाएगा कि मैं किस मोड पे जा रहा हूँ। ओके ऊपर देखो, सेक्शन 134 एंड सेक्शन 143। सेक्शन 134 ये बात करता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेक्शन 134 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ये बात करता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एंड सेक्शन 143 ये बात करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अच्छा, बाय द वे एजीएम सुना है क्या सुना ही नहीं दे रहा? एजीएम, हाँ यस, एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। ये साल में एक बार होती है, ये क्वार्टरली बेसिस पे। अभी ढूंढ लो क्वाइट ऑफ से एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये होता है। एंड जिन्होंने कंपनी से ध्यान से पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं आपको डिटेल में पढ़ने में आया है कि एजीएम यूजुअली कब कंडक्ट करना होता है। तो अब सुनो ध्यान से, जब एजीएम कंडक्ट होता है तो क्वाइट ऑफ से वहाँ पे उसका बेसिक इंटेंशन ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्टर्स को कुछ डिक्लेरेशन देने होते हैं विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसी तरीके से वहाँ पे ऑडिटर्स के रिपोर्ट भी पुटअप होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल। बुक्स ऑफ अकाउंट का अप्रूव करना होता है एजीएम में एंड उसी के ऊपर बेस्ड ऑडिटर्स का रिपोर्ट भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे सर एजीएम में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें कंसिडर करना है। नंबर 1, एक तो डायरेक्टर्स
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में सुना होगा कहीं ना कहीं, डायरेक्टर्स responsibility statement with regard to books of account, and number 2 auditors responsibility with regard to फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, तो ऊपर देखो, तो पॉइंट ये है कि एजीएम मान के चलो कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे दो लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो नंबर 1 डायरेक्टर्स के ऊपर होती है और एक ऑडिटर्स के ऊपर। अब जो डायरेक्टर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 134 में। तो 134 में डायरेक्टर्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शन नंबर 143 जिसके ऊपर ऑडिटर्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कशन में आएगा। ऊपर देखो, अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सुना है क्या? हाँ, उसी को हम लोग थोड़ा सा अलग नाम से बुला रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर दो लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो डायरेक्टर्स के ऊपर है और एक ऑडिटर्स के ऊपर है। तो डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्शन 134 में डिस्कस होगा, एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेक्शन 143 में डिस्कशन में आएगा। तो इसलिए दो सेक्शन 134, इसी को थोड़ा सा शफल कर दो तो हो जाएगा 143। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है, एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट ग्रैब करना, ज़्यादा डिटेल या बहुत वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वहाँ पे पुटअप कर पाओगे। ओके, चलो, तो फिलहाल मैंने रॉ अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि सेक्शन 134 में हम लोग इंटरनल एक मिनट, ये दोनों भी सेक्शंस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ही बेस्ड है क्या? यस, क्वाइट ऑब्वियस है, ये दोनों भी सेक्शन 134 एंड 143 ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर ही बेस्ड है या उसी के ऊपर फोकस करता है। अब बीइंग एन ऑडिटर एंड बीइंग अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे चेकआउट करना है। चलो देखो, सेक्शन 134 आपको पेज नंबर 1.75 हो, वहाँ पे एक हेडिंग दिखेगा, सब हेडिंग द कंपनीज एक्ट 2013। चलो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सिंपल है। The Companies Act 2013 has two very important sections, Section 134 and Section 143, which have a direct impact on the audit and the accounting profession. Okay, चलो अब पहले सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन ये है आपका 134, मिला के ढूंढ लो। आप लोग मेरे साथ हो गया? यस, दिख रहा है। चलो देखिए, सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान से Section 134 of the Companies Act 2013 on financial statement, boards report etc. stating अब चलो देखो, Section 134 provision कहता क्या exactly? Check out. The director's responsibility statement referred to in clause C of subsection 3 shall state that हाय अब सुनो, अब साइड में क्या कर देना, वहाँ पे क्या लिखना है? Section 134 ओके, सब सेक्शन 3 ओके, आगे क्लॉज सी करना है। ओके, साइड में लिख के रखो, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बॉयज क्या बोल रहे हैं, सुनो, बॉयज क्या बोल रहे हैं, आप सर बोल रहे हो 134 साइड में 3 और ब्रैकेट में सी, ऐसे लिखना है क्या? अरे नालायको, ढंग से बोलो उसे कहते हैं सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 और उसमें क्लॉज सी है, ठीक है? इस तरीके से लिखना एग्जाम में। अब सुनो क्या कहता है प्रोविजन, द डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर। ये डिक्लेरेशन है, सुनो, ये डिक्लेरेशन है जो डायरेक्टर्स एजीएम में दे रहे हैं। डायरेक्टर्स क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो ध्यान से सुनो। The director had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this act for safeguarding of the asset of the company, and number two, and for preventing and detecting frauds and other irregularities। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। सर इन्वर्टेड कॉमा लेने कहाँ से था? अरे वहाँ से लो ना, द डायरेक्टर हैड टेकन, वहाँ से लो, ठीक है? तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर का क्या हो गया? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर का हुआ क्या है? उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, ऐसे डायरेक्टर्स बोल रहे हैं। बीइंग अ डायरेक्टर मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे एडुकेट क्या कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, एसेट को सेफगार्ड भी किया है, एंड जहाँ पे फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करने की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने एडुकेट मेजर्स लेके उसे डिटेक्ट करने की कोशिश भी की है। ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? ये डायरेक्टर्स दे रहे हैं। और डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ये अगला वाला पैरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन क्रक्स है। देखो,
The directors in the case of listed company had laid down, yes, double underline करना, has laid down internal financial controls to be followed by the company, and that such internal financial control are adequate and were operating effectively. हाय ये मेन क्रक्स है. अब वो कह रहा है कि लिस्टेड कंपनी है, अगर मान के चलो मैं लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो इन दैट केस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ेगी. एंड मैंने ये भी डिक्लेयर करना है कि वहाँ पे मैंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, डबल अंडरलाइन करना, येलो लाइन से मार्क भी कर देना और डेकोरेट करना और कर लो. सर्कल करूँ क्या? हाँ कर लेना मेरे भाई. चलो ओके. पॉइंट ये है कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और मुझे ये भी डिक्लेयर करना है कि मैंने वहाँ पे एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इस्टेब्लिश की है, बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी, एंड दैट दे आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. ठीक है, ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? ये डायरेक्टर्स दे रहा है. ठीक है, क्लियर? चलो हो गया. अच्छा, बाय द वे नीचे के पैरा में जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है. एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया व्हाट डू मीन बाय इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. मैं पहले बता चुका हूँ, सेक्शन 134 एंड सेक्शन 143 ये दोनों भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बेस्ड है. सिर्फ फर्क इतना है कि सेक्शन 134 में ऑडिटर्स डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिगार्ड टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये डिस्कस करेंगे. एंड 143 में बीइंग एन ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिगार्ड टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ो. For the purpose of this clause, the term internal financial control means the policies and procedure adopted by the company for number one करना means the policies and procedure adopted by the company for number one करो से yes, ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its asset, and number two, the prevention and detection of frauds and error. इसका तीसरा, the accuracy and completeness of the accounting record, and चौथा, the timely preparation of reliable financial information. ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लोगे, आपके इसमें पॉज नहीं होगा. वहाँ पे पॉज लो, वहाँ पे फुल स्टॉप करो, वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होगा. सर बॉयज़ के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, लर्न करना है क्या? अरे मेरे भाई, लर्न होता है तो ठीक है, ना मत करना. वैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे. नहीं सब पूछ लिया तो मेरे नसीब तो वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे. अरे भाई पूछ लिया तो अपने ओन वर्ड में थोड़ा सा पुटअप कर देना मेरे भाई, चल जाता है ना. ओके, आगे पॉज लेने के बाद वहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करोगे आप. मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, देखो. द डायरेक्टर हैड रिवाइज प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड दैट सच सिस्टम वर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. ओके, सिंपल है. तो सर पूरे उसमें ध्यान क्या रखना है? सिर्फ ध्यान इतना रखो कि यहाँ पे डायरेक्टर्स के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एक्सप्लेनेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्न करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ो. तो यहाँ पे पहला पार्ट ओवर एंड आउट, सेक्शन 134 ओवर एंड आउट. अब यहाँ पे बीइंग एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एनी गेसिंग? अरे यहाँ यस, गेसिंग ये है. यस, गेसिंग सही है आपका. डायरेक्टर्स चिल्ला के कह रहा है कि मैंने वहाँ पे एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया एंड दैट दे आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. अब वो बोल रहा है, तुम लोगों ने मान लिया क्या? नहीं. अब यहाँ पे ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो डिक्लेरेशन वो दे रहा है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर ओपिनियन देना. हाय, क्या प्यारा वर्ड बोला है ना, ओपिनियन. अरे क्वाइट ऑब्वियस है ना. बीइंग एन ऑडिटर मैंने से हमेशा ओपिनियन देना है, एब्सोल्यूट या रीजनेबल. इट इज ऑलवेज रीजनेबल. ओके, चलो देखो सेक्शन 143 ये ऊपर देखो, सेक्शन 134 के साइड में लिखा गया है डायरेक्टर्स रिलेटेड. लिख लो वहाँ पे. सर पेंसिल लिखो, पेंसिल से मार खाओगे, लिखो जैसे लिखना है ना. सर सेक्शन 143 के साइड में सही सुन रहे हो है ना, वहाँ पे लिख दो ऑडिटर्स रिलेटेड. लिखा क्या? चलो लिखा. ओके गुड. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, भर कंप्लीट करना रहा हूँ. चलो देखो सेक्शन 143 ऐसा पढ़ोगे नहीं. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कंटेन्स द ऑडिटर्स रिपोर्ट विच स्टेट्स दैट, हाय ढोकलो, उसमें लिखा है कि ऑडिटर्स के रिपोर्ट में ये सेंटेंस आपको रहेगा. कारो सुना है क्या? सर बच्चे बोल रहे हैं कारो हमें पढ़ाया नहीं है. रणित, ये बच्चे बोल रहे हैं कारो नहीं पढ़ाया है. नालायको. अगर ध्यान से अगर ऑडिट पढ़े होगे कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी तुम्हें कारो का डिस्कशन आया होगा है ना. ये कारो किसका एप्लीकेबल होता है? ये लिस्टेड कंपनीज को होता है. ध्यान से, कारो ये एडिशनल रिपोर्टिंग पार्ट है जो यूजुअली लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होता है. तो बीइंग एन ऑडिटर कारो में कुछ क्लॉजेस है, उसमें से एक क्लॉज
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पड़ेगी कि उसे एक एडिशनल रिपोर्टिंग या एक एडिशनल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया एंड दैट दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एंड उसी तरीके से डायरेक्टर्स का भी एक एडिशनल रिपोर्टिंग बनेगा दैट इज कारो बेस्ड होता है। एंड कारो में एक क्लॉज है जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे सर काहे इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें पहला सेंटेंस लिखा है ढोकलो, क्या लिखा है, सेक्शन 143 कंटेन्स द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट है ना दैट इज कंसिडर्ड एज कारो, CARO। जिनको नहीं पता गूगल के ऊपर सर्च करो, नहीं तो प्रणीत सर से भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नीरज सर आपके पास है, सर आप बताना, मैं नहीं बताने वाला। ओके चलो आगे बढ़ो। Whether the company has, सुनो क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है ये पढ़ो। यस, whether the company has adequate internal financial control, डबल अंडरलाइन करो, whether the company has adequate internal financial control system in place and its operating effectiveness of such control and the operating effectiveness of such control। इसका मतलब अगर पहले क्वेश्चन का जवाब हाँ है, मतलब whether the company has adequate internal financial control, अगर इसका जवाब yes है तो आपको आगे और बताना है whether they are operating effectively, yes or no। ये किससे पूछा जा रहा है, ये ऑडिटर से पूछा जा रहा है। अब आगे देखो, सुनो, when we talk in terms of adequacy and effectiveness of control, it refers to adequacy of the control design and whether the control has been working effectively during the relevant financial year। ठीक है, सिर्फ एडिक्वेट होने से मतलब नहीं है, मेक श्योर कि वो इफेक्टिवली पूरे साल भर काम कर भी रहा था। ठीक है, चलो आगे। द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस कंट्रोल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट अ रिव्यू एज एट अ पर्टिकुलर डेट। हाय, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ध्यान से सुनना। पॉइंट ये है कि मैं कह रहा हूँ बीइंग एन ऑडिटर कि वहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नाम की चीज़ है। ठीक है, अब ये जो क्लॉज है ये पूछ रहा है आपसे कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पूरे साल भर इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा था या नहीं कर रहा था। क्वेश्चन ये है, ना कि ये कि सर आप बीइंग एन ऑडिटर जिस दिन आप वेरीफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 31 मार्च की पोजीशन नहीं पूछा कि 31 मार्च को इफेक्टिवली काम कर रहा था या नहीं था, ना ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पूरे 365 दिन वो इफेक्टिवली काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये आपको बताना है। समझ में आ गया? तो ये फर्क है। ठीक है, चलो ओके। अब मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, दो बैक टू बैक सेक्शन मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में दो बैक टू बैक सेक्शन है, सेक्शन 134 नंबर 1 एंड नंबर 2 143। ठीक है, डन, यहाँ तक क्या क्लियर है? 134 ये डायरेक्टर्स रिलेटेड है एंड सेक्शन 143 ये ऑडिटर्स रिलेटेड है। अच्छा, बाय द वे आपके मॉड्यूल में रिपीटेशन बहुत है। यस, कैसे रिपीटेशन है? अगले पेज पे जाओ, आपके अगले पेज पे दिया होगा एज पर ICAI, मिला क्या आपके? एज पर ICAI गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंस, मिला? तो यहाँ से इसमें रोमन में 1 दिया होगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा, मिला? हाँ, और नीचे में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डायरेक्ट इसे कट कर दो, नहीं सर ऐसे कैसे कट कर दूँ, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ICAI के गाइडलाइंस ही है। अरे बाबा, एक काम करो, दोनों भी पढ़ लो। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सेक्शन 134 है एंड नीचे में जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सेक्शन 143 है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ये रिपीटेशन है। अगर फिर भी आपका मन करता है कि नहीं सर मुझे तो पढ़नी है, तो पढ़ लो एंड पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर मैंने इसे कट ही मारना है तो कट कर देना। ठीक है, तो रोमन में 1 और 2 जो है वो पूरा कट कर दो एंड रोमन में 3 होगा, वो है कॉर्पोरेट, अरे मिला क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। ओके, इसे इंपॉर्टेंट करो सर, आप हर चीज़ को इंपॉर्टेंट कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब भी मैंने 2 कॉन्सेप्ट कट करवाए, ये तो बोलना ही मत कि मैं हर कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट कहता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2 रीज़न होते हैं इंपॉर्टेंट होने के। अरे 2 रीज़न है इंपॉर्टेंट होने के लिए। एक मिनट, पहला रीज़न ये होता है कि ये क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछ लिया, अगर एग्जाम में पहले पूछा है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मान के चलो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अटेम्प्ट में आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों एंगल से मैं कहता रहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये पहले कैटेगरी वाला इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे कैटेगरी वाला जिसमें ICAI ने अभी तक के क्वेश्चन नहीं पूछा, यस क्वाइट ऑब्वियस है, ये सेकंड कैटेगरी वाला इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, ढोकला ज़्यादा टाइम पास मत करो, वहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट करो। अभी जाओगे आप लोग, पेज नंबर हो, मैं बता रहा हूँ,
है। हाँ सुनो, आप लोगों को पेज नंबर 1.77 मिला गया? पेज नंबर 1.77 वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो चेकआउट करो। जिसको पल्ले पड़ता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पल्ले पड़ता है बेटा पल्ले पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपका माइंड यहाँ वहाँ घूम रहा है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। दिस आर द इंडिकेशन, पॉजिटिव या नेगेटिव आप डिसाइड करो। चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऊपर देखो। हाँ, गवर्नेंस समझ में आता है क्या? गवर्नेंस मतलब टू मॉनिटर समथिंग, ओके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट ऐसा हेडिंग होगा, उसे मॉडिफाई कर देना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, ऐसा कर दो। हाँ सर फिर से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट ऐसा लिखा है ना, वहाँ पे आप हेडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, वहाँ पे कर दो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अरे करो जल्दी, किया क्या? चलो ओके। अब पॉइंट ये है कि मान के चलो ये यहाँ पे डिस्कशन में ये ले रहे हैं कि कोई कंपनी को अगर आपको प्रॉपर तरीके से चलाना है, बहुत दूर तक के लेके जाना है, ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी बनाना है, अगर ऐसे आप सपने देख रहे हो तो उसके लिए वहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है आपके खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ ड्राफ्ट करने से काम नहीं जमता। मेक श्योर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जो इफेक्टिवली फॉलो भी होने चाहिए। अगर वो इफेक्टिवली फॉलो हो रहे हैं तो आपकी कंपनी रेप्यूटेड कंपनी में कन्वर्ट होगा एंड मल्टीनेशनल कंपनी में भी जा सकता है। इसका मतलब गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्वाइट ऑब्वियस है ना, मोदी गवर्नमेंट का भी एक बीच में स्लोगन था विथ रिगार्ड टू गुड गवर्नेंस, है ना। ओके चलो, सो गुड गवर्नेंस के लिए आपको क्या लगता है तो वो यहाँ पे डिस्कशन में दिया है। चलो चेक करते हैं, है ना। सुनो, नंबर 1, एक काम करो, नीचे में 3 बुलेट्स में पॉइंट दिया 1, 2 एंड 3 मिला क्या? उसके ऊपर एक सेंटेंस है, वहीं से मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब मैं ये वर्ड यूज करता हूँ ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसे होने चाहिए उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो हर एक कंपनी में अगर डिसिप्लिन होगा तो ही बहुत दूर तक के जाओगे। अरे लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। अगर डिसिप्लिन होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम वर्ल्ड फेमस होगा, जैसे मेरा है। हाय चलो गुड, ओके। तो वहाँ पे सेंटेंस कर रहा है, अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, लास्ट 2 मिनट्स फोकस करना, ठीक है। चलो ओके, देखो नंबर 1, a good corporate governance consists of number 1, explicit and implicit contract between the company and its stakeholders for the distribution of responsibilities, rights and reward। तो यहाँ पे कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, explicit and implicit contracts, ओके। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिवॉर्ड। डन, ओके चलो गुड। नंबर 2, द प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग, मिला क्या? The procedure for reconciling the conflicting interest of stakeholders in accordance with their duties, privileges and role। वो sometime word है ना, उसे ब्रैकेट में लो या तो कट ही कर दो। देखो क्वाइट ऑब्वियस है, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी का चलाना कोई मजाक नहीं है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कभी ना कोई डिस्प्यूट्स होंगे। तो मेक श्योर कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के जो भी गाइडलाइंस है वो आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में होने चाहिए। अगर वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर में वो सब चीज़ें दिया है तो वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट इजीली टैकल होगा एंड आप और आगे जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा। अरे डिस्प्यूट्स अगर इजीली सॉल्व होते हैं तो गवर्नेंस इंप्रूव होना ही है। अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहे तो काहे का गुड गवर्नेंस, ठीक है, क्लियर है। इसलिए बोल रहे सेकंड पॉइंट जो रिक्वायरमेंट होता है गुड गवर्नेंस के लिए, देखो पहले इसमें कीवर्ड था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डबल अंडरलाइन करो, सर्कल करो। नंबर 2 में प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग the disputes, the conflicting interests of stakeholders in accordance with okay 2। तो सेकंड में कीवर्ड है प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग, इससे सर्कल करो, ठीक है, रिकंसाइलिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ओके चलो गुड। एंड लास्ट वन, एंड यस इट रिक्वायर्स द प्रोसीजर फॉर प्रॉपर सुपरविजन, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो टू सर्व एज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, डन, चलेगा। तो सर मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अबे ढूंढ लो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब अच्छा गवर्नेंस चाहिए तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपके पॉलिसीज में होने चाहिए। नंबर 1, एक तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। एंड तीसरा था आपका प्रोसीजर फॉर प्रॉपर सुपरविजन एंड ऑल दैट, ठीक है, ओके चलो। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर सेशन में यहीं रोक रहा हूँ। सर एक सेशन और बनने वाला है, इसका मतलब अरे हाँ बनेगा ना, काहे टेंशन ले रहा है ना। ऊपर देखो, ये पर्टिकुलर सेशन में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको मैंने पढ़ा है
वो थे, क्या थे, हाँ वो थे सेक्शन 134। मैं कंपनीज एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर रहा था। सेक्शन 134 of the Companies Act 134, it is with regard to auditors responsibility regarding internal financial control, and section 143 that is regarding auditors responsibility related to internal financial control। ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड इसी के साथ ये कॉम्बो पैक में एक कॉन्सेप्ट और था, वो था गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। तो वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो एग्जाम में अभी तक के नहीं पूछे। ओके, हाँ, सो मिलते हैं अगले सेशन। यस, तब तक के लिए यहाँ तक के आ जाओ। तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय।